इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफा तमाशा। आज है एपिसोड नंबर 75। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ग्लोबल मसले के हवाले से। ग्लोबल मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल करवानी है, और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन जो अहम मसले हैं होते हैं इनके ऊपर तो हमारा मीडिया बात करता नहीं है। उनको तो जो है वो अपनी रेटिंग्स बढ़ानी है, और ज़ाहिर है जो अहम मसले हैं जिनसे सब इफ़ेक्ट होते हैं उनसे उनका क्या ताल्लुक? उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख़्याल में मैं हर बार ये बोलता हूँ, सलमान भाई बात कर रहे होते हैं तो हमारा ये बोलना फ़ज़ूल है कि अहम मसलों का और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इधर-उधर से चीज़ें गैदर करता है और फिर उस पे बात कर लेता है कि अगर स्पेसिफिकली कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो उसके ऊपर तो वो बात कर लेते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर की कोई वीडियो अगर वायरल हो रही है या किसी दूसरे बंदे की वीडियो वायरल हो रही है जिसने कहीं डांस कर लिया, उसके ऊपर तो बात करेंगे, उसको मॉर्निंग शो की जीनत भी बनाएंगे, लेकिन अहम मसलों की जानिब हमारा मीडिया बात नहीं करता। तो जो इस वक्त अहम मसला है ग्लोबली वो है रिसेशन का मसला। रिसेशन क्या चीज़ होती है जी? एक आम फ़िल्म अल्फाजों में अगर मैं एक आम बंदे के हवाले से बात कर सकूं, मैं कोई माहिर माशियात नहीं हूं, लेकिन सलमान भाई की इसके ऊपर काफ़ी गहरी निगाह है, उनकी फील्ड भी है ये, तो उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि रिसेशन क्या होती है। जब आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जब एम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है, या फिर अगर ये कहा जाए कि जब लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाती है, तो जब इसका मतलब है कि रिसेशन आ रहा है। तो यही रिसेशन जो है वो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी क्राइसिस, और रिसेशन के हवाले से यूरोप में क्या मामला चल रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। और सलमान भाई से जानना चाहेंगे कि सलमान भाई जो रिसेशन है और जो ग्लोबली हिट कर रहा है स्पेसिफिकली यूरोप को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आगे सर्दियां भी आने वाली हैं और रिसेशन का और इन तमाम तर चीज़ों का आपस में क्या लिंक है, तो थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा हमारे तमाम तर व्यूअर्स को। जी जी हाँ, मैं आपने बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया, बड़ा प्रिसाइजली रिसेशन को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उसको इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, पहली बात मैं ज़रा इसको यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चेयरमैन थे कार्ल श्वाब, उन्होंने कहा था 2020 में कि हम ग्रेट रीसेट करेंगे। किसी भी चीज़ को आप जब रीसेट करते हैं, किसी गैजेट को, किसी मशीन को, तो आपको पता है ना कि रीसेट हो जाता है, सारा मामला दोबारा से होता है। तो उन्होंने जब बोला था कि हमें रीसेट, ग्रेट रीसेट की बात हुई थी हमेशा से, तो लोग उस वक्त समझे नहीं थे शायद कि ये रीसेट का मामला है क्या, ये क्या करने जा रहे हैं। वो कह रहे थे एक जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको रीसेट की ज़रूरत है, ग्लोबल जो मेडिकल सिस्टम है उसको रीसेट की ज़रूरत है, हर चीज़ को रीसेट की ज़रूरत है। तो ग्रेट रीसेट, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, आपको पता ही है, और वो उस कल्ट का हिस्सा है जिसकी हम बातें करते रहे हैं। और हमने आज से शायद 3 प्रोग्राम पहले एक प्रोग्राम किया था जो फूड क्राइसिस और पैंडेमिक और फेमाइन पे था, कहत पे, और हमने पूरा आपको डिफाइन किया था कि ये किस तरीके से सिस्टमेटिकली जो है ना वो कंट्रोल रेवोल्यूशन की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अमर, अगर इसी आप कॉन्टेक्स्ट में आप आगे बढ़ें तो आपको चीज़ जो है, क्योंकि देखें ये कोई रैंडम इवेंट्स नहीं है, ये जो स्टोरी अनफोल्ड हो रही है तो आपको नजर आ रहा है अब ये, क्योंकि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, आपको पता है कि ये हो क्या रहा है, तो फिर आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा ये। अब अगर आप स्टार्ट करें तो आपके करीब में ही श्रीलंका में जो हुआ, आपको मालूम ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस ने पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दिया, और उसके बाद हमने वो विजुअल्स देखे जो कि बहुत कम नजर आते हैं, या कोई कोई इनकलाबी सूरत हाल होती है तभी आपको इस तरह के विजुअल्स नजर आते हैं, जो कि आपको श्रीलंका में नजर आए कि सदारती महल पे जो है वो आवाम ने कब्जा कर लिया, और आप देखें कि उनके जो सदारती जो महल में है वो आवाम घुस आई और वहां पर आके उन्होंने तोड़ फोड़ करी, और ये मनाजिर आपको इनकलाब के वक्त के मिलते हैं। तो अगर आप देखें और उसको आप देखें कि उसमें
सबसे ज़्यादा मेन किरदार किसने अदा किया, तो अगर आप दिखा सकें तो सबसे पहले जो फ्यूल क्राइसिस है आपका, जो फूड जो इनसिक्योरिटी है, और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इन्फ्लेशन है, ये सब मिलकर जो है ना, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर गए। यानी इन्फ्लेशन भी थी, महंगाई भी थी। महंगाई के बारे में हम अलग से प्रोग्राम भी कर चुके हैं। महंगाई इनका एक ऐसा वेपन है इस कर्ल का, जिसकी हम बात करते आए हैं आपको। ये जो ग्लोबल जो माफिया है, जिसको ग्लोबलिस्ट भी कहते हैं 1%, इनका एक ऐसा टूल है ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिसे हम आम फहम में कहते हैं, कि वो ये जाए बजाय जो है वो यूज करते रहते हैं, और उसको यूज करके वो पूरी पूरी नेशंस को जो है वो अंदर से इम्प्लोड करा देते हैं। और ये आपने पूरा परफेक्टली जो है वो पिछले चंद माह में श्रीलंका में होते हुए देखा। श्रीलंका की आपको लिटरेसी रेट देखें, बहुत अच्छी है, अच्छा खासा चल रहा था वो, लेकिन उसको पहले किस तरीके से डेट ट्रैप में फंसा के और उसके बाद जो उनके साथ किया वो आपके सामने ही है। तो ये करीब की आपके पास मिसाल है। अगर आप इसको गौर से देख लें क्या हुआ, किस तरीके से चीजें अनफोल्ड हुई, क्या क्या मुहर्रिकात थे, तो यकीन मानिए बहुत सारे लेसन इसके अंदर छुपे हुए हैं हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी साउथ एशिया में हैं। तो बहुत करीब करीब की मिसालें हमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब इस अब आप देखें कि पहले ये टूल्स जो हैं, जो ये जो माशी दहशतगर्दी के टूल्स हैं, जो इकोनॉमिक टेररिज्म के टूल्स हैं, वो ये यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो जब कंट्री अंदर से इम्प्लोड हो जाता है, देखें एक तो इनका तरीका है रिजीम चेंज, ठीक है, ये बाहर से करते हैं। एक ये है कि ये हालात अंदर ऐसे बना देते हैं कि अंदर से इम्प्लोड हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने दोनों चीजें इस्तेमाल की हैं, आप ये बात जहन में रख लें। यहाँ पे रिजीम चेंज भी हुआ है, सबको पता है, उस पर हमने सहर हासिल गुफ्तगू की है ओवर द ईयर्स, मतलब ओवर द मंथ, जो पिछले मंथ की बात करें। और हम पिछले 2 साल से बातें करते आ रहे हैं पाकिस्तान में रिजीम चेंज के हवाले के अलावा भी हम बात करते आ रहे हैं कि किस तरीके से इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना वीक है, इसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना वीक है। तो हम सहर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक्सटर्नल टूल भी यूज किया, जैसे रिजीम चेंज, और अंदर से भी आप महंगाई देखें, आप हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हैं। कुछ कुछ कमोडिटीज की जो प्राइसेस है वो तो डबल हो चुकी हैं, यानी 50% तक वो हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाता है, और कुछ की 25, कुछ की 30। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो हाइपर इन्फ्लेशन है। और अभी हम उस टॉपिक पर आज जाना नहीं चाह रहे कि अंदर से अब आप देखें लसानी फसादात कराने की भी एक जो है वो साजिश की जा रही है, जिस पर हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। लेकिन इसको मैं टच करके इस तरह आगे जा रहा हूँ। आपके खिलाफ दोनों चीजें इन्होंने अप्लाई की हैं, और अब आप देखते हैं, अब आपकी रिजिलियंट की मामला है कि ये कौम कितना रिजिलियंट शो करती है, किस कदर रिजिलियंट जो है वो शो करती है, और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इस सबको समझते हुए, क्योंकि हमें सबको अब सोच के समझ के आगे बढ़ना है। उसकी मैं आपको एक और वजह बताऊं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि बाशऊर पाकिस्तानी, ठीक है ना, एजुकेटेड पाकिस्तानी, और जब हम पहले शो से ही बात करते आ रहे हैं कि आप जितने बाशऊर होंगे उतना आप काउंटर प्रोपेगेंडा में जो है वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी जो चालें हो रही हैं, इसको ना सिर्फ आप काउंटर कर सकेंगे बल्कि अपने और जो फेलो स्टूडेंट्स हैं और फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं और अरीब करीब के जो गिरदो नवा के लोग हैं, उनको भी आप तैयार कर सकेंगे, ताकि उनमें भी एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा और वो काउंटर कर सकेंगे। आपको बहुत जरूरी है, आपको ये रिजर्वायर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बनेंगे तो आपसे और लोग कैसे इंस्पायर होंगे, और आपको दूसरों से इंस्पायर होना है और दूसरों को आपसे इंस्पायर होना है, तो ये एक चेन जो है वो चलती रहेगी, और यही चलनी चाहिए आगे, ठीक है ना। सीखने और सिखाने का अमल जो है ना, ये हमेशा चलता रहना चाहिए। तो अब आप ये बात देखिए कि ये कितना जरूरी हो गया है, और जो आपके हालात बने हुए हैं इसमें पॉजिटिव रहना, सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना कितना, आप देखें कितना मुश्किल होता चला जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान के जो हालात बन रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपको मालूम है, लोगों को जो है वो पाकिस्तान से मायूस किया जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है, जो पाकिस्तान का हुक्मरान है, और ये जो सारा वाकया हुआ है पिछले 3 महीने में, ये अब आपके सामने है। टॉपिक चूंकि हमारा ग्लोबल रिसेशन है, तो आज हम जरा बढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की तरफ, और उसमें हम अब देखते हैं कि ये इस तरीके से कैमुलेट हुआ कैसे है, ये सारा सब कुछ जमा हुआ कैसे है। देखें, ये आईएमएफ की बिल्कुल रिसेंट आपको मैं फाइंडिंग्स बता रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल रिसेशन है उसका जो रिस्क है वो बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है और डीपन होता चला जा रहा है। और ये आईएमएफ कह रहा है, मतलब आईएमएफ का आपको पता है पूरी दुनिया को जो है वो लैंड करता है मनी, आपको मालूम है, जहां भी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और वो ये बात प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहा है। ग्लोबल रिसेशन आप जब बोलते हैं ना, ग्लोबल रिसेशन, इसका मतलब पूरी दुनिया रिसेशन की मद में आने वाली है। ये छोटा मोटा इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हो, अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क की बात नहीं हो रही, इसका मतलब है पूरी दुनिया इस क्राइसिस में जाने वाली है। रिसेशन को जिस तरीके से आपने डिफाइन किया अभी, कि इसमें बेसिकली उर्दू में जो वर्ड है वो कसाद बसारी का है।
कसाद बाजारी का एक समा हो जाता है। और आज हम ये खास तौर पे ये साइकिल जो है वो पोर्ट्रे करेंगे अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको समझ आ जाए, वो शऊर पकड़ें कि वो देखें ये क्या होता क्या है। जब आपने बात कही कुव्वत खरीद कम हो जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और क्यों कम हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी कुव्वत खरीद कम हो जाती है, यानी महंगाई की वजह से। जाहिर सी बात है, अब एक चीज पिछले साल जो है वो 100 रुपए की आती थी, और अगर आप अभी बात कर लें हाइपर इन्फ्लेशन की, तो अगर वो चीज 150 रुपए की आ रही है, यानी 150 की, तो आपकी आपकी तनख्वाह तो शॉर्ट रन में इतनी नहीं बढ़ी है, आपकी इनकम तो शॉर्ट रन में इतनी जी, नहीं बढ़ी है, आमदनी। तो उसका मतलब है कि वो चीज रिलेटिवली महंगी हो गई है, यानी उसमें इन्फ्लेशन हो गई है। और यहाँ तो हाइपर इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो उससे क्या होता है, कुव्वत खरीद कम हो जाती है। कुव्वत खरीद जब आपकी कम होती है, जाहिर सी बात है, और उसमें जो रिसेशन में एक और बात भी है, जाहिर सी बात है, ये एक सर्कल है, और सर्कल का मतलब ये होता है कि ये अब चलता ही रहेगा। एक विशेष सर्कल होता है, मनहूस चक्कर होता है, ये चलता रहता है, और मजीद ये जो है ना श्रिंक करता रहता है इकोनॉमी को ये श्रिंक करता है, उसकी साइज को छोटा करता रहता है। तो आप देखें, लोग निकलेंगे, जब लोग निकलेंगे, जाहिर सी बात है, जब जॉब्स कम होंगी और वेजेस जब लोअर कैसे होंगी, जब इन्फ्लेशन होगी, तो आप वही 1,000 रुपए जो पिछले साल यूज करते थे आप, वो इस दफा तो वो 1,000 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन ने उसको इरोड कर दिया, यानी महंगाई ने उसको कम कर दिया। वो लॉजिकल बात है कि पिछले साल अगर कोई चीज 100 की मिलती थी, तो अब 150 की मिल रही है, तो वो तो आपकी कुव्वत खरीद कम हो, यानी आपकी वेजेस जो है वो स्टेगनेंट हो गई, और बेसिकली रियल टाइम में वो कम हो गई है। उससे क्या होगा, आप कम चीजें परचेज करेंगे। आपको अभी कुछ स्टेट्स, बिल्कुल अभी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि बिल्कुल ही आपको पता है बिल्कुल ही शैलो जो है वो जर्नलिज्म करता है, और बिल्कुल येलो जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, टर्म्स यूज होती है येलो जर्नलिज्म, वो करता है। उसने भी ये बात बताई कि जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बिल्कुल अप्लाई होता है इसके ऊपर, कि उन्होंने भी ये बात रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान में जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस आपको पता है कहां चली गई है, 250 रुपए पहुंच गई है। और इसी तरह जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है अमर, तो उसकी जो डिमांड होती है, उसकी जो तलब होती है, वो कम हो जाती है। तो जब डिमांड कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी कम बनाएंगे। फिर जाहिर सी बात है, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो वो भी कम, जब वो कम बनाएंगे तो वो कम लोग रखेंगे। जाहिर सी बात है, जब कम लोग रखेंगे जी, तो वो लोगों को, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको वो निकालेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और ये सर्कल फिर घूमता रहता है, और ये डाउनवर्ड स्पाइरल है जो कि श्रिंक करता है इकोनॉमी को। अब आपके बात समझ में आई? जब रिसेशन की हम बात करते हैं तो ये उसके साइन है। अब हम आपको बात बता रहे हैं कि जो ग्लोबल रिसेशन में जो जो फोरकास्ट है दुनिया की अगले साल की 2023 की, वो क्या है। और ये मैंने जो आप चार्ट शो करा रहे हैं, इसमें मैंने बाकायदा डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाया है पूरा प्रॉपर। यूनाइटेड स्टेट्स का आप देखें कि 2023 में ये, अभी 2022 में 3.7 का ग्रोथ रेट है, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं। ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले साल 2.3 होगा, यानी श्रिंक होगा, यानी ग्रोथ कम होगी। ठीक है। यूरो एरिया की आप बात करें, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, उसमें पहले इन्होंने 2.8 से 2.3 रखी थी, लेकिन मैंने स्ट्राइक थ्रू किया ये जानबूझ के, डेलिबरेटली। और इन्होंने आज ही ये बात लेटेस्ट आई है कि इन्होंने बोला है कि नहीं, हमारी प्रिडिक्शन 2.3 की भी गलत थी, ये 1.4 पे जाएगा, ये मजीद कम फोरकास्ट की। ये यूरोजोन की आप मैं बात बता रहा हूँ। अब आ जाए आप, जो बड़ा एरिया है तीसरा, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, इसमें कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, आपको पता है, इसमें रिच कंट्रीज भी हैं, ऑयल रिच कंट्रीज भी हैं, और सारा सब कुछ। इधर भी आप देखें अगर बात, तो 4.6 जो 2022 में था ग्रोथ रेट, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट, उसमें अभी आप 3.7 देख रहे हैं, उसमें भी डिक्लाइन है, यानी फोरकास्ट सबकी कम है। और याद रखिएगा, पूरी मईशत जो है आपकी वो फोरकास्टिंग पे चलती है, यानी आप परसेप्शन, आपकी आवाम की, कंज्यूमर की परसेप्शन क्या है आगे की, और अभी आपके सामने है सब कुछ, हर चीज डिक्लाइन की तरफ जानी, यानी ग्लोबल रिसेशन जो है वो अराउंड द कॉर्नर है। मतलब ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि ये अराउंड द कॉर्नर है, और ये सारी बातें मैं आपको मुस्तनद बिल्कुल सोर्सेज से बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको आईएमएफ को कोट किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू से, और ये गार्जियन है, यूके का बिल्कुल मुस्तनद अखबार है, ये वहां के मैं स्टेट्स आपको शो कर रहे हैं हम। और इसी तरीके से जहां जहां आप देखते चले जाएंगे, वहां पे स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो इतने ग्लूमी है और इतना ग्रिम सा गया है ये, कि आपको जो है ना वो परेशानी हो जाएगी कि यार ये क्या, किस तरफ मामला जा रहा है। और हमारे मुल्क में कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये जो स्टॉर्म आ रहा है ये क्या है। अब आप बताएं मुझे कि इतने रिच कंट्रीज जब रिसेशन में चले जाएंगे, जाहिर सी बात है आप इनको एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, तो ये जी। जाहिर सी बात है उनकी परचेजिंग पावर अगर कम हो जाएगी तो वो आपसे भी कम डिमांड करेंगे एक्सपोर्ट्स की। हमारे एक्सपोर्ट्स आप कम हो जाएंगे। बिल्कुल एक्सपोर्ट कम, वैसे ही कम है, तो आप पे भी इफेक्ट आएगा। जो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी है, जब वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी यूरोप और अमेरिका में, तो वो भी कम रेमिटेंसेस भेजा करेंगे। यही दो मेन सोर्सेज हैं पाकिस्तान की जी, आमदनी की, जो फॉरेन एक्सचेंज की आमदनी की, यही दो। तीसरी एंगल,
अगर चीजें महंगी हो जाएंगी ग्लोबली तो आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाएगा, आपकी इंपोर्ट भी महंगी हो जाएंगी, वहां से भी आपको हिट पड़ेगी, फिर डिवेल्यूएशन होगी करेंसी की, फिर चीजें महंगी होंगी, और फिर आपका इंपोर्ट बिल अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो फिर आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। तो ये अब आप पूरा समझे, कनेक्ट करें कि ये ग्लोबल रिसेशन का मतलब आपके लिए क्या है। और अब हम बैठ के पाकिस्तान में क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें बोल रहे हैं कि भाई ये जीतेगा वो जीतेगा, ये जीतेगा वो जीतेगा। ज़मीनी इंतखाबात में मतलब आपको पता ही होता है कि टाइम रह गया है, 1 साल रह गया है, मतलब अगर बहुत ज्यादा डिले भी हुए, अगर जनरल इलेक्शन जो कि नहीं होंगे तो हुए भी तो 1 साल के लिए ज़मीनी उस पे हम जो है ना उस तरफ पूरा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया देखें उसकी तरफ आपको लगाया हुआ है, जबकि इतना बड़ा स्टॉर्म जो ब्रू हो रहा है यूरोप और अमेरिका में, जो मेन मार्केट है दुनिया की, वहां आप बिल्कुल नहीं करें। यूनाइटेड स्टेट्स में मैं आपको बताऊं 40 साल यानी 4 डेकेड्स, यूनाइटेड स्टेट्स और आप कनाडा की बात करें 40 साल की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुई है, यानी पिछले 4 डेकेड्स में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई जो कि आज है। नॉर्थ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग कनाडा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है अहमर। और यूरोप में भी हाल है 9.1 यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूरोप भी 8 और 9 के दरमियान है। यानी यूरोप के लिए ये तस्लीम करना बिल्कुल मुश्किल है। यूरोप में आपको पता है महंगाई कितनी होती थी, 2 से 3% होती थी, वो रोडों पे आ जाते थे। जी अभी मैं आपको बता रहा हूँ 8-9। आप जरा रिलेटिव फिगर्स देखें तो आप हैरान होंगे। हम हमसे कंपेयर मत कीजिएगा, हम तो खैर जीते ही 10-12 के करीब है, और हमारा तो स्टार्टिंग इन्फ्लेशन 10-12 से होता है। तो खैर ये वी कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। तो खैर यहां पर अब बात कर रहे हैं, अब देखें ये 20 साल में 2002 के बाद पहली दफा हुआ है कि यूरो और जो डॉलर है वो एक बराबर हो गया, यानी $1 का 1 यूरो। ये कभी नहीं हुआ। यानी यूरो जब से इशू हुआ है 2002 में, जो प्रॉपर जब वो उनको सबको दे दिए गए, यूरोपियन जो पूरा जोन था उसको ये बांट दी गई करेंसी और चलने लग गई है, प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। तब से लेकर अभी तक यूरो हमेशा ऊपर ही था, मतलब यूरो की पैरिटी जो थी वो फेवरेबल थी यूरो के हक में। लेकिन पहली दफा ये हुआ है, और ये मैं एज वी स्पीक जो हम बात कर रहे हैं ये 1 से भी नीचे जा रहा है, यानी यूरो $1 के मुकाबले में मजीद नीचे गिर रहा है। यानी मतलब आप देखें यूरो नीचे जा रहा है, और ये 20 साल में हुआ है। और पिछले चंद माह में अगर आप ओवर द ईयर्स देखें, और पिछले चंद माह में 12% यूरो गिरा है। यानी यूरो की जो डिवेल्यूशन हुई है अगेंस्ट यूएसडी वो 12% हुई है, अनप्रेसिडेंटेड। कभी ऐसा नहीं हुआ, 20 साल में ये पहली दफा हुआ है। और ये चार्ट हमने आपके सामने शो किया है, ये मैंने उस वक्त का शो किया है, ये ज्यादा ये आज सुबह का ही है। उस वक्त पैरिटी बराबर थी, यानी $1 1 यूरो के बराबर था। एज वी स्पीक जब हम बात कर रहे हैं ये मजीद नीचे जा रहा है, यानी डॉलर और ज्यादा कम हो रहा है यूएस के मुकाबले में। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। ग्लोबल रिसेशन का सिनारियो, ग्लोबल रिसेशन में होता क्या है, मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा जो है ना मईशत में थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा, इन्वॉल्व करना चाहूंगा, ताकि वो थोड़ा सा समझ सके बात को। देखिए होता क्या है, जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं पूरी दुनिया के, यूनाइटेड स्टेट्स में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व, उसको शॉर्ट में फेड कहते हैं ये लोग, FED फेड। तो जब भी फेड बोला करें तो उसका मतलब है उनका जो सेंट्रल बैंक है। फेड ने क्या किया, जब महंगाई बढ़ी तो उसने क्या किया, उसको कहते हैं कि कौन सी पॉलिसी हम अप्लाएंगे, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी भी 2 होती है, एक एक्सपेंशनरी होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है, और उसको मॉनेटरी टाइटनिंग भी बोलते हैं। तो मॉनेटरी टाइटनिंग की उसने, और उसने क्या किया कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। यानी फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट, कि जो मार्केट में पैसा है वो लोग जमा कराने लगे बैंक में, ताकि उनको सूद के लिए, कि ज्यादा सूद मिलेगा तो वो बैंक में जमा कराने लगे। मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में लेमैन के लिए बता रहा हूँ कि वो बैंकों में इजाफी जो बैंकों में रखना है सूद है। अब आप मैं बताऊं आपको, ये जो इनका जो रेट है वो तकरीबन 3% के बराबर है, और यहाँ वहां पे जो रेट होता है ना इंटरेस्ट रेट, वो तकरीबन 1% के करीब होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता। ये हमारी तरह नहीं है कि हमारे यहाँ 15%, 12%, आपको पता भी 15% हुआ है, मतलब हमारे तो कोई अलग ही हवाई, हमारे यहाँ अलग ही चलती है कोई, तो 1% करीब होता है। आज वहां पे 3% के करीब है वो रेट, और अगले 1-1.5 हफ्ते में ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाएगा। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब है 1% और बढ़ जाएगा, यानी ये 4% के करीब चला जाएगा। उससे क्या हुआ कि जब फेडरल रिजर्व ने ये, और ये सारी प्रेडिक्शंस हो रही हैं, तो जो पैसा है वो चैनलाइज होकर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ आ गया। जाहिर सी बात है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को लगा कि ये ज्यादा लुक्रेटिव जगह है, जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है यूरोजोन के मुकाबले में। जी जी, ये जो आप बात बता रहे हैं ये बिल्कुल इंटरेस्ट रेट, ये जो फेड का है, और ये 3 को टच करके आया है, और ये फिर अब इसकी प्रेडिक्शन होगी कि 4 पे जाए।
तो यूरोजोन के मुकाबले में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो इस वजह से जो पैसा है यूरोजोन से जो, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ आया, जिसकी वजह से जो आपने इससे पहले वाला चार्ट दिखाया था, जो पैरिटी है यूरो और डॉलर की, आप देखें वो बराबर आ गई है, और अब डॉलर यूरो और मजीद कम हो रहा है $1 के मुकाबले में। तो वन ऑफ द रीजन ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है यूएस की, ये काम कर रही है यूएस के फेवर में। ठीक है, जी यूरोप को ये एक अकेला चैलेंज नहीं है इस ग्लोबल रिसेशन की वजह से, एक और भी बहुत बड़ी वजह है यूरोप के लिए, और वो है उसका एनर्जी क्राइसिस, जिस पे आज हम बात बिल्कुल करेंगे। एनर्जी क्राइसिस जो यूरोप में है वो ब्रू हो रहा है, और बहुत डेंजरसली ब्रू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यूरोप की जो टोटल इंपोर्ट्स हैं अहमद, उसका 40% हिस्सा उनकी मतलब जो बिल है वो एनर्जी में जाता है, और उसकी जो 40% जो एनर्जी में जाता है, तो मैं उसके आपको बात बताऊं कि उसकी जो ज्यादा जो मेन एनर्जी का सोर्स है उसकी, वो नेचुरल गैस है, जो कि आपकी रशिया से आती है। अब रशिया से जो आती है, पहले जो मेन जो पाइपलाइन है जो लेके आती है रशिया से, ये उसे कहते हैं नॉर्थ स्ट्रीम। ये मैंने ट्वीट भी किया था, और ये आपको मालूम है कि उसकी मैं थोड़ी सी इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी बता दूं इसकी, कि हुआ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया रशिया और यूक्रेन के मामले में, क्योंकि आपको पता है जियो इकोनॉमिक्स हमेशा जियो पॉलिटिक्स से कनेक्ट रहती है, ऐसा नहीं होता कि ये सब आइसोलेशन में चल रहा हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, यूरोप को जो है वो पुश किया, आगे धक्का दिया कि भाई आप यूक्रेन और जो रशिया की जो हो रही है अभी कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर जो है आप मेरा साइड लें, यानी अमेरिका का साइड लें, और आप क्या करें, आप सैंक्शंस लगाएं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, और उन्होंने लगा दी। उस सैंक्शंस के नतीजे में हुआ क्या, ये मैं आपको दिखाया, ये पिक्टोरियल कार्टूनाइज किया हुआ इसको, कि उसमें हुआ ये, जी उसमें हुआ ये कि अमेरिका जो, ये अंकल सैम बैठे हुए पाइपलाइन के ऊपर, ये बड़े फनी कैरेक्टर है, आपको मालूम है, ये हर जगह पहुंच जाते हैं, हमारे रिजीम चेंज में भी नहीं गई आता। तो तो कहने का मतलब ये है कि ये समझा रहे हैं, और यूरोपियन जो है पहले इन्होंने हीला बहाना किया, उनको पता था कि हमारे एनर्जी जो है वो सोर्स जो है वो रशिया, लेकिन बहरहाल अमेरिका के कहने में आ गए, और जो अमेरिका की जो ट्यून थी उसके ऊपर डांस करना इन्होंने शुरू कर दिया, और उसकी वजह ये हुआ कि रशिया जो है वो इनसे, रशिया ने बोला चल ठीक है, तो रशिया से इन्होंने एक काम पहले ये किया कि नॉर्थ स्ट्रीम जो 2 थी, जो दूसरी पाइपलाइन बन रही थी, सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो रुकवा दी, वो प्रोजेक्ट रुक गया। तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो हॉल्ट हो गई, और नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है उससे आती रही गैस। अब क्या किया इस हफ्ते रशिया ने, अब रशिया के देखें वो भी बहुत कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं पुतिन, आपको पता है ही इज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, दिस इज व्हाट आई बिलीव। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब तो बल्कि मैं वेस्ट में मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, कह रहा है यार यू आर राइट, ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गाय। तो कहने का मतलब ये है कि वो, अब उसने क्या किया, उसने मेंटेनेंस के बहाने 10 दिन के लिए बंद कर दी, नॉर्थ स्ट्रीम 1 भी बंद कर दी। उन्होंने भाई ये जो एनुअल मेंटेनेंस होती है उसके लिए बंद कर रहा हूं। अब जो है यूरोप जो है वहां हो गई पैनिक जी। जो मैंने आपको बताया था कि रशिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके चक्कर में जर्मनी को उन्होंने पुश किया आगे, यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि जर्मनी लीड कर रहा है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की, और उससे जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है उसको होल्ड करवा दिया था इन्होंने, ये फैब में ही करा दिया था, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, ये फैब में ही हाईलाइट वो करा दिया था, होल्ड करा दिया था ये प्रोजेक्ट जी। तो वहां पे ये होल्ड हो गया था। उस वक्त यूरोप को इतना अंदाजा नहीं था कि ये इनके साथ क्या हाथ हो गया है, यानी अमेरिका इनके साथ क्या हाथ कर गया, इनको पुश करके, इनको धक्का देके खुद चला गया पीछे से। अब क्या हुआ कि जो एक पाइपलाइन थी नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो वो दे रही थी, अपने गैस दे रही थी, उसको 10 दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया रशिया ने, यानी गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद यूरोप को, और उसको दोबारा रीओपन करने के बारे में खदशात का इजहार कर रही है यूरोप कि भाई होता ही नहीं। ये देखिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 की बात हो रही है, ये दोनों रशिया से आ रही है, और ये मेन जो इनकी लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी, इसके थ्रू फिर वो ऑस्ट्रिया और अदर कंट्रीज तक जाएगी जी जी। तो आप ये अगर देख रहे हो तो एक डॉटेड लाइन है, आपको नजर आ रही हो, तो डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, और जो लाइन जो है येलोइश है, जो कंप्लीट आ रही है, वो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है, जो कि अभी भी गैस दे रही थी, लेकिन 10 दिन के लिए उसको मेंटेनेंस के लिए बंद किया है। अच्छा, अब क्या हुआ था, अच्छा ये बंद हो गया, अब शकू को शुबात है कि वापस खुलेगी नहीं खुलेगी। अब यूरोप में ऐलान ये हो रहे हैं कि भाई लकड़ियां जमा करो। वुड यू बिलीव इट अमर कि यूरोप के सिटीज में ये ऐलान हो रहे हैं कि आप लकड़ी जमा करें अगली सर्दियों के लिए, यानी जैसे हमारे यहाँ विलेजेस में होता है, हमारे यहाँ शहरों में नहीं हुआ कभी ऐसा, विलेजेस में होता है कि लोग लकड़ियां जमा करें। यूरोप के शहरों में ये अनाउंसमेंट, यूरोप के शहरों में ये अनाउंसमेंट हो रही है कि अगली सर्दी में जो है, बिल्कुल अगस्त से शुरू हो जाता है वहां ठंडा मौसम, अगली सर्दी में आप 1 डिग्री या 2 डिग्री कम हीटर चलाया करेंगे। अभी से ये ऐलानात हो रहे हैं यूरोप में।
ये उनको पता लग गया है, नवश्ता दीवार उन्होंने पढ़ लिया है कि अमेरिका के कहने में आके धक्का तो लग गया उनको, लेकिन हुआ हमारे साथ हाथ हो गया। अब जो यूरोप की दूसरी सोर्स थी जो गैस की थी, वो नॉर्वे था, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्री में जो नॉर्वे है मेन, वो करता था। उसमें क्या हुआ, वहां ऑयल एंड गैस वर्कर्स जो है ना स्ट्राइक कर गए इन्फ्लेशन की वजह से। जी। वहां पे अब आपको पता है ग्लोबल रिसेशन है, तो महंगाई तो हर जगह है। अब वो स्ट्राइक कर गए तो वहां से भी जो सप्लाई आनी थी वो भी स्लो हो गई। समझ रहे हैं आप बात? और दोनों तरफ इस से हिट पड़ रही है ना। जी, बिजनेस इंसाइडर लिख रहा है, और इसमें वो जो रशिया की जो मेंटेनेंस के लिए शट हुई है पाइपलाइन, उसका जिक्र भी कर रहा है वो। जी बिल्कुल। जी, तो दोनों तरफ से यूरोप को पड़ी है हिट, ठीक है। और अब वो देख रहे हैं नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ, अल्जेरिया और कतर। आपको पता है मिडिल ईस्ट में कतर से, आपको पता है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हमारा भी गैस का, कतर। तो अब वो उधर देख रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन के थ्रू जो स्ट्रेट गैस आती थी, उस कन्वीनियंट तरीके से आती थी, वो अब तो नहीं आ सकेगी। ये तो आपको बहरी जहाजों से लोड कर करके देनी पड़ेगी, और यूरोप की आपको पता है बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये जो सर्दियां जो आगे आ रही है ना, तो यूरोपियन और आपको जितने भी जो वेस्टर्न अखबार हैं वो लिख रहे हैं कि ये विंटर ऑफ डिसकंटेंट होगी, ये बहुत मुश्किल सर्दियां होंगी यूरोप के लिए। डार्क विंटर्स का अल्फाज यूज हो रहा है, और अगर हम वो गेम ऑफ थ्रोन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें तो विंटर इज कमिंग, वो जो मशहूर जुमला है उनका, तो विंटर इज, तो हर बंदा एक दूसरे को बोल रहा है कि विंटर इज कमिंग यूरोप में, क्योंकि उनको पता है ये सर्दियां बहुत मुश्किल होने जा रही हैं। महंगाई है, फ्यूल प्राइसेस हाई हैं, ठीक है, ऊपर से ये सर्दी से बचने के लिए करेंगे क्या, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट वहां आ गई है, फूड क्राइसिस वहां ब्रू हो रहा है, करेंगे तो करेंगे क्या। अब आप ये सब कुछ देखें, ये सारा सब कुछ अगर आप पूरा अब जायजा लें, ये जो मैंने हमने स्टैट्स शेयर किए अपने व्यूवर्स के साथ, ये सारा, ये अगर आप देखें तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमारी अपनी तैयारी क्या है इसमें। देखिए हमारी तो कोई तैयारी नहीं है, और हम तो बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि हमें तो वाकई कुछ नहीं पता। देखिए यूरोप हाथ पांव मार रहा है, उसके बावजूद वो कुछ अरेंज नहीं कर पा रहा है। अब आपके सामने यूरोप के रिसोर्सेज कितने हैं सब आपको पता है, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, और यूरोजोन सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड जो कंट्रीज है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, वेस्टर्न यूरोप तो खासतौर पर बात करें, उनका जब हाल ये हो गया है, और ये जो ग्लोबलिस्ट है, जो कल्ट है, उन्होंने उनको पुश करके इस तरफ ले गए हैं, जब जो कंट्रोल डेमोलिशन की हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की भी और उसकी भी, तो आप हमें बताएं कि वो आप हमारे साथ तो क्या करेंगे। अब अंदाजा आप लगा लें। और हम आईएमएफ की बातों में आके, और आपको पता यहाँ से ना, ये अब यहाँ पे हॉल्ड नहीं हुई है, इजिप्ट का वहां पे बुरा हाल है, एक और क्राइसिस इजिप्ट में ब्रू हो रहा है, जी। ठीक है, जन्म ले रहा है। क्योंकि ये जो बाकर रजा साहब थे, जो हम चीख चीख के आपको कहते थे कि ये इकोनॉमिक हिटमैन है, बाकर रजा साहब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने से पहले इजिप्ट की इकोनॉमी बेड़ा गर्क करके आ रहे हैं वो। अब वो जो है वो बेड़ा गर्क इस लेवल पे उन्होंने कर दिया था कि अब वो जो है वो सिम्टम्स वहां पे नमूदार हो रहे हैं, और हमारे सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं कि हमारे पास देने को पैसे नहीं है, ठीक है जी, 3 महीने का इंपोर्ट बिल नहीं है हमारे पास, महंगाई अपने उरूज पर है, फूड क्राइसिस, आज भी हम फूड क्राइसिस में अभी भी हम एक्सपोर्ट नहीं छोड़ रहे, हम गल्ला जमा नहीं कर रहे, हम वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि वो इतने भरे भरे हम कंटेनर भेजते हैं चंद डॉलर्स के, बस हमें ये नहीं पता कि आगे क्या क्राइसिस आ रहा है, मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे। पहली बात होती है ना कि आप कॉम्प्रीहेंड तो कर पाए, पहले आप समझे तो सही है क्या। देखिए अब फिर आप उसके लिए कोई स्टेप्स लेंगे ना उसको सॉल्व करने के लिए, अभी तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये जो आलमी कसाद बाजारी की जो आज मंजरकशी की हमने, और अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश की कि जो मईशत की जो चीजें हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए मईशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार ये बात बताऊं, सोवियत यूनियन के पास न्यूक्स थे, वो पड़े के पड़े रह गए, और वो टुकड़े टुकड़े हो गया था, आपको बातों में मालूम है 1989 में। ये इतनी खतरनाक चीज है, अगर आपने इसको नहीं समझा तो ये इतना खतरनाक वेपन है। इनकी जो मॉनेटरी, ये जो टेररिज्म है और जो इकोनॉमिक टेररिज्म है, ये जो कल्ट है, जो ग्लोबल कल्ट है उसकी, वो इतनी डेंजर है कि आपको अंदर से भी इम्प्लोड करती है, और पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने दोनों हाथ किए, अंदर से भी इम्प्लोड कराने की कोशिश की। देखें हमारे इकोनॉमिक हालात भी सही नहीं है, फिर लसानी फसादात करा रहे हैं, ऊपर से रिजीम चेंज। अब बताएं इससे ज्यादा परफेक्ट सिनारियो क्या होता है किसी मुल्क को तोड़ने का और बैल्कनाइज करने का, हिस्से बखरे करने का, इससे बस अल्लाह ही ज्यादा बचाए सलमान भाई, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं। सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं, और आपस में एक दूसरे को इस बात को के बारे में अवेयर कर सकते हैं कि खुदारा जहां जहां तक ये बात पहुंच सकती है, लोगों को भी अवेयर करें इस बात को कि पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। इस मुल्क को खुदा ना खास्ता कुछ नहीं होने वाला, पेशेंस रखें। अगर आप आपस में पेशेंस रखेंगे, इत्तेहाद रखेंगे, अपनी सफों में इत्तेहाद इत्तेफाक रखेंगे, चीज को पूरी तरह के साथ समझेंगे और वेट करेंगे कि हालात साजगार हो और हम उस पर एक्ट करें, तो हम बच जाएंगे। और इसी सिनारियों में इमरान खान साहब जो है, उनका आना अब जो है वो इनएविटेबल हो चुका है, उनका इक़्तिदार में आना अब इनएविटेबल है पाकिस्तान के लिए।
क्योंकि दूसरा कोई और अभी हमें नजर नहीं आता। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि अभी उनका इक्तदार में आना इनएविटेबल है, वो अच्छी मेजोरिटी से आए, ये बात समझें जी, और उसके बाद पाकिस्तान को इस क्राइसिस से नेविगेट करके ले जाएं। अदरवाइज अगर ये जो चोर चक्के बैठे हुए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, और जो स्टॉर्म हमारी तरफ आ रहा है और ऑलमोस्ट आ भी चुका है, हमारे डोर पे दस्तक दे रहा है, हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो यकीन माने वो इतना बड़ा है कि हम इनकी कॉम्प्रीहेंशन से ज्यादा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये डिस्कस क्यों नहीं कर रहा। ये जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है मैंने आपको सब जैयद ये जो है आपको बिल्कुल सोर्सेज के साथ हमने कोट किए हैं आज। और अगर आप देखें इस सिनारियो में, आप देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं। हमारा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं बन रहा है अमर, सीरियस बात बताऊं मैं आपको। हमारा लेकिन हमारी तजुर्बेकार टीम है सलमान भाई, इतनी तजुर्बेकार टीम है माशाल्लाह से, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो है, पेट्रोल को इतना ऊपर लेकर आए माशाल्लाह से। अगर तजर्बा जो है वो क्रिमिनल केसेस को बोलते हैं और तजर्बा सिर्फ बाल सफेद करने को बोलते हैं और तजर्बा जो है वो सिर्फ करप्शन करने को बोलते हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत तजर्बेकार टीम है। तो तो इस किस्म का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इस किस्म का तजुर्बा नहीं चाहिए और पाकिस्तान को वो बंदे चाहिए कि पाकिस्तान को इस कैसे निकालें। और मैं सही आपको बता रहा हूँ, हमने 2 से 3 प्रोग्राम पहले जो फूड क्राइसिस पे प्रोग्राम किया था, अगर आप इसको आज के प्रोग्राम को उसके साथ जोड़ के अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हुआ है। और हम उसके लिए पहली बात तो पहला स्टेप ये कि हम किसी प्रॉब्लम को उसका सॉल्व करने का प्रॉब्लम तरीका समझ पहले आप पहले समझें आप, उसके बाद आप स्टेप लेंगे। अभी तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है। और यूरोप के साथ हाथ हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हाथ हो गया, आपको हम तो मालूम किसी है गिनती में नहीं है। हम किसी गिनती में नहीं है। ये आप इस कल्ट को हल्का मत लें कि जो हम ग्लोबल कल्ट और ग्लोबलिस्ट की बात करते हैं, आप इनको बिल्कुल हल्का ना लें। और हमारे व्यूअर्स को बोलेंगे जाके सर्च करें, इनके बारे में पढ़ें, ये कौन है, ये कौन वो फैमिलीज हैं, 13 के करीब फैमिलीज हैं जो पूरी दुनिया पे हर लिहाज से इधर से उधर से और आपस में जुड़ के कंट्रोल करती हैं। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात नहीं है, ये सब रियल बात है। आप जाएं खुद रिसर्च करें। हम आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम आपको कोई चीज इंपोज नहीं कर रहे, आप जाएं रिसर्च करें। सोचना फ्री है, सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है अभी तक तो नहीं लगा हुआ है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टैक्स ईयर में तो नहीं लगाया। लगा देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ये लोग रहे अगर तो लगा देंगे। लगा देंगे, सोचने पे भी लगा देंगे। तो फिलहाल तक अप टिल नाउ सोचने पे कोई टैक्स नहीं है। जाइए अपने थिंकिंग कैप जो है ऑन कीजिए और सोचिए, रिसर्च कीजिए, खुदारा रिसर्च कीजिए, अपने आप को भी अवेयर कीजिए, अपने गिरदो नवा के लोगों को भी अवेयर करें। और ये जो बेदारी शऊर है और ये शऊर है और ये जब अगर फैला तो यकीन माने आप पे कितने भी आपके हालात मखदूश हो जाए, कोई भी आपके दरमियान से जो इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं निकाल पाएगा। यही आज का हमारा जो है वो सबक है आपके लिए, तो यही हमारा पैगाम है तोहफा तमाशा के तवज्जुह से। जी अमर, आप कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, बस मैं यही कह रहा था कि इससे पहले कि टैक्स लग जाए, जिस तरह से आपने कहा, हमें जो है जितना सोच लेना चाहिए इस बारे में, हमें उतना अच्छा होगा, हम जितना अवेयर हो जाएंगे इस बारे में। जिस तरह से जब पेट्रोल महंगा होने वाला होता है तो हम जाके अपनी गाड़ियां फिल करवा लेते हैं जी कि जी भाई जी। हमें कुछ तो फ़ायदा हो जाए, कुछ लीटर्स का हमें फ़ायदा हो जाए, पुराने रेट के ऊपर मिल जाए पेट्रोल। उसी तरीके से अभी तक सोचने के ऊपर टैक्स नहीं लगा है, तो हम उससे पहले जितना सोच लें उतना अच्छा है, अपने आप को अवेयर कर लें। थैंक यू सो मच सलमान भाई कि आपने तमाम तर चीज़ों के बारे में जामे गुफ्तगू की, और एक ऐसा क्राइसिस जो कि हमें नहीं दिख रहा, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिख रहा, और जिसके बारे में आवाम को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बारे में हमने जो है लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। अब लोगों का काम ये है कि इस बारे में रिसर्च करें और अपने साथ जो भी लोग हैं उन तक ये बात पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड तमाम तर लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा, और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, twitter.com/तुरफ़ा-तमाशा। मुझे फॉलो करने के लिए आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, twitter.com/ahmed-jaleed, जबकि सलमान भाई को फॉलो करने के लिए सलमान_सैयद उनकी आईडी है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात जिसके ऊपर आप हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम उसके बारे में बात करें, तो आप ज़रूर हमें आगाह कर सकते हैं इस हवाले से। इस स्ट्रीम को दूसरे तमाम तर लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ अहमद जलील साइनिंग ऑफ अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।